नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एटीएस की टीम ने 30 साल से फरार चल रहे आतंकी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पकड़ लिया है। आरोप है कि उसने 30 साल पहले यानी कि 1993 में थाना देवबंद क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर हैंड ग्रेनेड बम फेंका था। इस हमले का मकसद पुलिसकर्मियों की हत्या करना था और अब उसे धर दबोचा गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो आतंकी, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी एटीएस का तगड़ा एक्शन, 30 साल से फरार आतंकी को दबोचा। आतंकी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, पुलिस जांच एजेंसियों के उड़े होश। 1993 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में पुलिस पर ग्रेनेड अटैक हुआ। कुछ महीनों बाद 1994 में इस मामले में एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई, फिर उसी साल उसे जमानत भी मिल गई। 17 नवंबर 2024 को श्रीनगर से जब यह आतंकी फिर पकड़ा गया तो पता चला कि नाम, वेशभूषा और जगह बदलकर वो करीब 30 साल से सबको चकमा दे रहा था। सहारनपुर पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आतंकी का नाम नजीर अहमद उर्फ मुस्तफा बानी उर्फ जावेद इकबाल है। जी हाँ, 17 नवंबर 2024 को एटीएस सहारनपुर यूनिट एवं थाना देवबंद की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त जो 30 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसका नाम नजीर अहमद वानी है, जो हाल फिलहाल बडगाम जिला श्रीनगर के आसपास रह रहा था अपने हाल पते पर, उसे गिरफ्तार किया गया उसके हाल पते से। ये जो अभियुक्त है, इसने 1993 में थाना देवबंद के यूनियन तिराहे पर पुलिस कर्मियों पर ग्रेनेड फेंका था। दरअसल साल 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और उस दौरान देवबंद में भी कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा के दौरान 26 अगस्त 1993 को देवबंद के यूनियन तिराहे पर कुछ पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात थे। तभी एक हैंड ग्रेनेड बम फेंका गया, जिसे 2 पुलिसकर्मी और जयप्रकाश सैनी और सुखबीर नाम के 2 नागरिक घायल हो गए थे। इस हमले के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि इस हमले का आरोपी नजीर अहमद वानी था, जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लंबे समय से देवबंद में रह रहा था। नजीर अहमद कश्मीर के बडगाम जिले के थाना क्षेत्र पारियमपुरा के गांव शरीफाबाद का रहने वाला था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक सक्रिय आतंकी था, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे लंबे समय से यूपी के देवबंद में रह रहा था। आखिरकार 26 मई 1994 को पुलिस ने नजीर अहमद वानी को गिरफ्तार कर लिया। तब फर्जी कागजातों के इस्तेमाल की वजह से उस पर पुलिस ने एक अन्य केस दर्ज करवाया था। ये नई देवबंद थाने में ही एफआईआर आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 के तहत दर्ज हुई थी। साल 2094 में ही नजीर अहमद की जमानत हो गई। तब से नजीर अहमद अदालत में कभी पेश नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से भी अधिक समय से वो लगातार अपना नाम और पता बदलता रहा। जांच पड़ताल में सामने आया कि नजीर अहमद वानी लगातार अपना नाम बदला और देवबंद में दर्ज मुकदमे में उसका नाम नजीर अहमद है, लेकिन वो सहारनपुर में मुश्ताक अहमद के नाम से रहता था। ग्रेनेड अटैक उसने फरारी मुश्ताक नाम से काटी थी। इसी मामले में जमानत मिलते ही वो कश्मीर वापस लौट गया, फिर अपना नाम जावेद इकबाल वानी रख लिया। नाम के साथ उसने अपना पता भी बदला। पहले नजीर अहमद का पता जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पड़ने वाले इंजक शरीफाबाद हुआ करता था। जमानत के बाद कश्मीर लौटकर वो बडगाम जिले के ही सोईबुद कस्बे के पास गांव हाकर मुल्हा में रहने लगा। खुलासा हुआ है कि जिस थाना क्षेत्र का नजीर अहमद वानी निवासी है, वहां से लगभग 50 एक्टिव आतंकी अलग अलग समय में निकल चुके हैं। देवबंद में यूपी पुलिस पर ग्रेनेड अटैक के समय नजीर अहमद की उम्र 20 साल की थी। वह अविवाहित था। जमानत के बाद कश्मीर लौटते ही उसने सबरीना नाजीर से निकाह किया। उसके 2 बच्चे हैं। इनके नाम मकीत, सदात और सुगरा है। साल 2019 में उसने वैगनार कार खरीदी थी। सरकारी दस्तावेजों में वो खुद को और अपनी बीवी को कारोबारी बताता है। फरारी के दौरान ही उसने 2024 का जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। उसने बडगाम जिले सीट से
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसे विधानसभा चुनाव में केवल 1583 वोट मिले थे। इसी सीट पर नोटा को 1757 वोट मिले। इससे पहले उसने नगर पालिका का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें भी उसे हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है उसने आपसे विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी को उसके आतंकवादी होने का पता चल गया, जिसके कारण टिकट नहीं मिला। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नजीर ने साल 1989 से 1991 के बीच पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके और अफगानिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो 1991 में देवबंद आया और पहचान छिपाकर रहने लगा। इस दौरान उसने टोपी बेचने का धंधा भी किया। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए नजीर अहमद ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें देवबंद के ग्रेनेड अटैक को लेकर जानकारी नहीं दी गई है। केवल एक केस का जिक्र किया गया है जो उसके खिलाफ जनवरी 2023 में बड़गाम जिले में दर्ज हुआ था। केस में आईपीसी की धारा 341 और 506 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी के साथ हलफनामे में खुलासा किया गया है कि वानी के पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति और 5,50,000 रुपए की चल संपत्ति, उसकी पत्नी ने 1 करोड़ रुपए और 6,12,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। साथ ही 16,20,000 रुपए की देनदारी है, जिसमें 7,70,000 रुपए का आवास ऋण भी शामिल है। वानी ने दावा किया है कि उसने पिछले 5 सालों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जबकि उसकी पत्नी ने 2024 के लिए 3,21,300 रुपए की वार्षिक आय बताई है। दोनों ने अपने व्यवसाय को व्यावसायिक के रूप में दिखाया है। वहीं रिपोर्ट में बड़गाम के जिला एसएसपी निखिल बोरकार ने बताया कि नजीर अहमद के खिलाफ कश्मीर के किसी हिस्से में कोई आतंकी मामला दर्ज नहीं है, उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला जरूर दर्ज है। वहीं आतंकी फेसबुक पर वानी जावेद इकबाल के नाम से एक्टिव है। इस प्रोफाइल में आम आदमी पार्टी से उसका कनेक्शन सामने आया है, जहां आपके दिल्ली मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक पत्र में उसका नाम कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बड़े 40 स्टार प्रचारकों की सूची में दर्ज है। सूची को नजीर ने फेसबुक पर शेयर करते हुए पार्टी को धन्यवाद भी किया है। बताते चले कि साल 1993 में नजीर अहमद वानी पर पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम नागरिकों पर ग्रेनेड फेंकने की घटना पर आईपीसी की धारा 307 और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। 1994 में उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर फर्जी दस्तावेज प्रयोग करने के अपराध में आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 के तहत एक और एफआईआर दर्ज हुई। इन दोनों मुकदमे में नजीर अहमद करीब 30 सालों से पेश नहीं हो रहा था, वो फरारी काट रहा था। लंबे समय से फरार वारंटी नजीर अहमद वानी के खिलाफ 20 मई 2024 को सहारनपुर की एक अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया। इस वारंट का सहारनपुर पुलिस ने संज्ञान लिया और नजीर अहमद की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सहारनपुर पुलिस के साथ एटीएस को भी लगाया गया। आखिरकार रविवार 17 नवंबर 2024 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद नजीर अहमद वानी को कश्मीर से सहारनपुर लाया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को अब जेल भेज दिया है और अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर रह रहा था, जिसके आधार पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसके बाद ये जेल गया था। जेल से जब ये बाहर आया तो ये अपनी तारीख पर नहीं जा रहा था और 30 वर्षों से माननीय न्यायालय के आदेशों का अवहेलना कर रहा था, जिसके बाद 20 मई 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किए थे, जिसके उपरांत कल 17 तारीख को एटीएस सहारनपुर यूनिट एवं थाना देवबंद की संयुक्त टीम द्वारा इसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो इस आतंकी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां फरारी के दौरान ही उसने जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी वो शामिल पाया गया। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार वो हाल ही में संपन्न हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आपका उम्मीदवार बनते बनते रह गया। ऐसे सारे खुलासे के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसियां हर एक एंगल से जांच कर रही है। अधिकारी अब जांच कर रहे हैं कि क्या वाणी की राजनीतिक गतिविधियां खुद को कानून से बचाने की रणनीति का एक हिस्सा थी। आरोपी के राजनीतिक गतिविधियों और आय के स्रोतों की जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।